देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। नमस्कार आप सभी को, मैं मिथुन विश्वास संपूर्ण न्यू एरा परिवार की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव भाग 3 एपिसोड 3 परिचर्चा भारत भूमि युगे युगे में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 14 अगस्त अखंड भारत दिवस का दिन है। अखंड भारत दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। हम सभी का सौभाग्य है कि आज के इस विशेष दिन पर और इस विशेष परिचर्चा भारत भूमि युगे युगे पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं विनय जी दीक्षित जी हमारे बीच उपलब्ध है। मैं संपूर्ण न्यू एरा परिवार की ओर से विनय जी दीक्षित जी भाई साहब का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से समय निकालकर हम सभी को मार्गदर्शित किया और इस विशेष परिचर्चा का हिस्सा वो बने। वैसे तो विनय जी भाई साहब को किसी प्रकार की परिचय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं औपचारिकतावश उनका एक संक्षिप्त परिचय आप सभी के समक्ष रखता हूँ। विनय जी दीक्षित जी भाई साहब, आप मूलतः उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले से हैं। आपने अपनी कॉलेज की पढ़ाई एमएससी केमिस्ट्री ग्वालियर से पूरी की। तत्पश्चात आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक की भूमिका में हैं और पिछले 17 वर्षों से आप एक प्रखर प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं और संघ के तमाम दायित्वों को पूरा करते हुए, चाहे वो जिला प्रचारक की हो, विभाग प्रचारक की हो, वर्तमान में आप मालवा प्रांत के प्रांत प्रचार प्रमुख हैं और वर्तमान में आपका कार्यालय इंदौर में है, इंदौर के संघ कार्यालय में है। तो एक बार पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमें भारत भूमि युगे युगे इस विषय पर मार्गदर्शित किया। धन्यवाद भाई साहब। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के स्वरूप को बनाए रखते हुए आइए आरंभ करते हैं आज के कार्यक्रम को, आज के एपिसोड को, भारत भूमि युगे युगे पर परिचर्चा को राष्ट्रगान के साथ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यू एरा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंध प्रमुख आदरणीय आलोक भदौरिया जी, इस विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय मिथुन जी विश्वास, इस विद्यालय के समस्त शिक्षक अध्यापक बंधु भगिनी एवं आत्मीय शिक्षार्थी विद्यार्थी बंधु, वर्ष में एक बार स्वतंत्रता दिवस का अवसर हम सबको मिलता है और ये स्वतंत्रता दिवस का अवसर हम सब के अंदर एक देशभक्ति का एक संचार करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। देशभक्ति के गीत बजते हैं, देशभक्ति का एक वातावरण पूरे देश में दिखाई देता है। हम सब बंधुओं के मन में भी देशभक्ति का भाव संचार होता है, सारा देश उल्लासित रहता है, सारा देश के अंदर एक अच्छा वातावरण रहता है।
और इसलिए हम सबके ध्यान में भी आता है कि देशभक्ति, देश कैसे स्वतंत्र हुआ, कैसे कैसे हमारे देश के क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए काम किया, ये सारा एक अच्छा मानचित्र सारे देश के क्रांतिकारियों को हम सबको बीच में आता है। और इसलिए भारत के बारे में थोड़ी चर्चा करना, थोड़ा सुनना समझना, ये बड़ा आवश्यक होता है। अपने देश के बारे में हम सुनेंगे समझेंगे तो ध्यान में आएगा। अपने भारत देश के बारे में दुनिया के देशों ने तो अपने देश को ज़मीन का टुकड़ा कहा होगा, लेकिन हमारा भारतवर्ष है, ये अपने आप को, अपने देश के रहने वाले लोग इसको ज़मीन का टुकड़ा नहीं कहते हैं, इसको माँ के रूप में मानते हैं। हमने सुना होगा, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, ये भूमि ये मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। ऐसा सोचने वाला समाज हमारा भारत का है। यहाँ के सामान्य जनमानस से इस प्रकार का चिंतन है कि भारत ये मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ, और इसलिए इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व, इसकी चिंता करने का दायित्व, ये सारा हमारे पास है, हम इसकी चिंता करेंगे। जिस प्रकार से बेटा अपनी माँ की चिंता करता है, इसी प्रकार से हम सब नागरिक बंधु, हम सब देशवासी, हम सब भारतवासी अपनी माँ की चिंता करते हैं। ये हमारे भारत का एक वर्णन है। इस मातृभूमि पर कई प्रकार के आक्रांताओं ने आक्रमण किए। मुग़लों ने इस देश पर आक्रमण किया, उनके साथ भी एक बात विशिष्ट थी कि उन्होंने आक्रमण किया, इस देश पर सत्ता की, इस देश पर राज्य किया, और ध्यान में आता है कि केवल राज्य करने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने नहीं किया, इसके साथ ही उन्होंने यहाँ की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का भी प्रयास किया। हम देखते हैं उस समय मंदिरों को तोड़ा गया, सारे संस्कृति के मान बिंदुओं पर हमला हुआ, ऐसा सारा दृश्य दिखता है। ऐसे ही मुग़लों के बाद जब अंग्रेज़ों ने इस देश पर आक्रमण किया, तो अंग्रेज़ों ने भी इस देश को अधीन किया, इस देश पर सत्ता स्थापित की, यहाँ के धन को लूटा गया। इसके साथ साथ भी केवल धन ही नहीं, केवल सत्ता ही नहीं, तो हमको ध्यान में होगा कि मेकाले ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति बनाई जिसके कारण लंबे समय तक भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहे। इसलिए मेकाले ने शिक्षा पद्धति के माध्यम से देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया। तो ये भी दृश्य ध्यान में आता है। तो इसके बावजूद भी इतने सारे प्रयास हुए, षड्यंत्र रचे गए यहाँ की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, फिर भी ये देश की संस्कृति, इस देश की अजर और अमर रही। आज भी हमारी संस्कृति जीवंत है, जीवित है। किसी कवि ने सच ही कहा है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं ना हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। इतने सारे आक्रांत आए, दुश्मन आए, सब ने नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया अपनी संस्कृति को, लेकिन सब प्रकार से युक्त, सारे सद्गुणों से युक्त हमारी संस्कृति जीवंत रही, अजर रही, अमर रही। और यही अपने भारत की विशेषता भी है कि सब प्रकार के आक्रमणों को झेलते हुए भारत की संस्कृति जीवंत रहती है। यही भारत का चिंतन है, यही भारत का जीवन है। और इसलिए सब प्रकार के अध्ययन और चिंतन करते हैं तो ध्यान में आता है कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ की संतति है, ये संतति ही यहाँ का एक मूल आधार है, जिनको हमने भारती कहा है। हमने एक श्लोक सुना होगा, हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। यानी हिमालय से लेकर हिंदू महासागर तक जो भूभाग है उसको भारतवर्ष कहते हैं। यहाँ की रहने वाली संतति है, यहाँ के नागरिक हैं, इनको भारती कहते हैं, माँ भारत के बेटे यानी भारती। और इसलिए हमारा संबंध माँ और पुत्र का है, इसलिए हम लोग सब मिलकर इस मातृभूमि की चिंता करते हैं, उसके रक्षण पोषण करते हैं। और इसलिए हमारा सबका कर्तव्य बनता है, और हमारा इतिहास भी इस बात को कहता है। किसी कवि ने अपने भारत माता का एक अच्छा वर्णन किया है। कोई कवि कहता है कि माँ, ये भारत माता साक्षात माँ स्वरूपा है। हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर इसका किरीट है, पंजाब और बंगाल इसकी दो विशाल भुजाएं हैं, विंध्याचल पर्वत भारत माता की कमर है, माँ नर्मदा कमर के अंदर करधनी के रूप में शोभायमान होती है, कन्याकुमारी इस भारत माता के चरण हैं, और हिंदू महासागर अपने भारत माता के चरण पखार रहा है। चाँद और सूरज इसकी आरती करते हैं। इस भूमि का कंकर कंकर संकर है, बिंदु बिंदु गंगा जल है, हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। इस प्रकार का चिंतन भारत के कवियों का
अपने देश की, अपनी मातृभूमि, अपनी भारत माता के प्रति रहा है। और इसलिए इस प्रकार का चिंतन करने वाला देश हमारा भारत रहा है। वंदे मातरम में भी कहा गया है, तू ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, यानी इस भारत माता को दुर्गा स्वरूप बताया गया है, जीवंत भारत माता है। इस प्रकार का चित्रण भी हम सबको देखने को मिलता है। इस देश की रक्षा के लिए जिन क्रांतिकारियों ने अपना जीवन जिया है, ऐसे क्रांतिकारियों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला भारत के अंदर मिलती है। 1857 से लेकर और 1947 तक का सारा इतिहास का एक बार पुनरावलोकन करते हैं तो ध्यान में आता है कि बहुत बड़ा वर्ग था जो भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहा था। 1857 में मंगल पांडे से लेकर और अपने मालवा प्रांत के राणा बख्तावर सिंह, दौलत सिंह, ऐसे करके पूरे देश में गांव-गांव, गली-गली में लोग क्रांति के लिए, भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए और बीड़ा उठाकर देश के अंदर काम कर रहे थे। यहाँ का सामान्य जनमानस, इवन गांव के छोटे छोटे गांव से लेकर जनजातीय क्षेत्रों से लेकर और सामान्य शहरों तक, ऐसे संपूर्ण समाज के लोग इस मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लगातार प्रयत्नरत थे, संघर्षरत थे। ऊधम सिंह हों या भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु हों या चंद्रशेखर आज़ाद हों या तिलक जी हों, ऐसे करके सारा एक क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा समूह, क्रांतिकारियों की बहुत बड़ी एक वृत्तांत है, जिनको कह सकते हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को इस मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना संपूर्ण जीवन खपाया है। एक एक चरित्र का चिंतन करते हैं तो ध्यान में आता है, जैसे भगत सिंह के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि इतना पढ़ा लिखा जीवन था, अच्छी पढ़ाई करते थे, घर के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। माँ बाप के भी सपने थे कि हमारा बेटा पढ़ाई होकर, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर एक बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा जीवन जिए। लेकिन भगत सिंह के मन में तो इस मातृभूमि के प्रति स्वतंत्रता की आग हृदय में धधक रही थी और इसलिए सब प्रकार के सुख संसाधनों को छोड़कर, अपने कैरियर की चिंता को छोड़कर और मातृभूमि की सेवा में लग जाते हैं। और हमने सुना है कि असेंबली में जाकर बम फोड़ते हैं। क्या कहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है। अंग्रेज बहरे हैं, ऐसे बम फोड़े जाएंगे तो अंग्रेज सुनेंगे हमारी बात को, तो ही हमारी बात का असर होगा, तो ही भारत माता स्वतंत्र होगी। इस प्रकार का जीवन चरित्र, भगत सिंह जैसे जीवन चरित्र भारत के क्रांतिकारियों का एक आदर्श जीवन चरित्र है। आज भी हमारे देश के युवाओं से पूछा जाए तुमको क्या बनना है, तो युवा कहता है मुझे भगत सिंह बनना है। सामान्य से गांव गली से निकलकर क्रांतिकारी पूरे देश के अंदर काम करने के लिए एकजुट थे। किसी के मन में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था, न किसी को सत्ता की लालसा थी, न किसी के कुछ प्राप्ति की लालसा थी। लालसा थी तो एक ही थी कि अपनी भारत माँ की जंजीरें टूटनी चाहिए। अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरें भारत माता की पैरों में बेड़ियों के रूप में बंधी हैं, इन जंजीरें टूटनी चाहिए, भारत माता स्वतंत्र होनी चाहिए। हम देश हमारा है और हमारा देश है, इसकी रक्षा हम करेंगे। इस प्रकार का चिंतन पूरे देश के अंदर युवाओं का चलता था और संपूर्ण देशवासियों का चलता था। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हम जानते होंगे। यहीं अलीराजपुर ज़िले के भावरा नाम का स्थान है, आजकल उसको आज़ाद नगर कहते हैं, वहीं के रहने वाले थे। घर में इतनी गरीबी थी कि माँ आसपास मोहल्ले में काम करने जाती थी, तब पेट भरता था। और आज़ाद जैसे युवा घर के थे जो उस समय काम कर सकते थे, घर के लिए कुछ अच्छा पैसा कमा सकते थे, वो क्रांति में लग गए थे। लोग कहते भी थे, उनको भी लगता होगा कि इस समय देश के लिए, घर के लिए कमाने की आवश्यकता है, उस समय क्रांति कर रहे हैं। लेकिन मन में था हमारे घर का जो भी होगा हो जाएगा, मेरी माँ को अन्न मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन देश बचना चाहिए, मातृभूमि की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। इस प्रकार का सोच लेकर चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन है। हमको ध्यान में होगा जब अल्फ्रेड पार्क के अंदर जब अंग्रेज़ों ने उनको घेर लिया तो लगातार गोलीबारियाँ हो रही थी। इधर से अंग्रेज़ गोलियाँ चला रहे थे, इधर से चंद्रशेखर आज़ाद गोलियाँ चला रहे थे। एक एक करके आज़ाद की रिवॉल्वर की गोलियाँ अंग्रेज़ों के सीनों में धंस रही थीं। अंग्रेज़ धराशायी हो रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनकी रिवॉल्वर में एक ही गोली बची थी। आज़ाद को लगा कि मैंने कहा है कि आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, ऐसा ध्यान में आता है। तो अंतिम गोली जब बचती है तो अंतिम गोली की रिवॉल्वर अपनी कनपट्टी में लगा लेते हैं। तो मन में क्या भाव रहा होगा।
जीवन किसको प्रिय नहीं होता है। आज़ाद ने भी सोचा होगा, लेकिन चिंतन करने के बाद अपनी मातृभूमि की मिट्टी को लेकर अपने मस्तक पर लगाते हैं और भारत माता से कहते हैं, हे मातृभूमि भारत माता, मुझे क्षमा करना, मैं तेरी केवल इतनी ही सेवा कर पाया और मुझे क्षमा करना, अगले जीवन में फिर आपकी सेवा करूंगा। ऐसा चिंतन और सोच लेकर आज़ाद अंतिम गोली अपनी कनपटी में मार लेते हैं, बलिदान हो जाते हैं। उनको जीवन की लालसा इस मातृभूमि की भेंट चढ़ जाती है। ऐसे अद्भुत जीवन चरित्र इस भारत का मूल दर्शन है, क्रांतिकारियों के जीवन है। इधर देखें तो खंडवा के जंगलों में टांट्या मामा भील, बचपन से क्रांति की आग उनके हृदय में सुलग रही थी और दिन रात अपने जंगलों में घूम घूम कर समाज का जागरण करके अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी शक्ति खड़ी करने का काम कर रहे थे। अंग्रेजों को लगा अगर टांट्या जीवित रहा, टांट्या पकड़ में नहीं आया तो जाने कितने घरों तक क्रांति की आग सुलगा देगा, हमको भागना पड़ेगा। ऐसा सोचकर टांट्या मामा को पकड़ने के लिए पूरी कंपनी का गठन करते हैं। पूरी एक कंपनी टांट्या मामा को पकड़ने के लिए खंडवा के जंगलों में रवाना होती है। महीने भर पूरी कंपनी घूमती रही, जंगलों की खाक छानती रही, गली मोहल्लों में गांव में घूमते रहे। टांट्या मामा कहीं मिला नहीं। लगातार खोजने के बाद सब थक हार गए तो सब ने सोचा कि टांट्या पकड़ में आने वाला नहीं है, इसलिए अपने को वापस चलना चाहिए। टांट्या मिलता कैसे? टांट्या तो इस देश की क्रांति में युक्ति और बुद्धि का भरपूर उपयोग कर रहा था। टांट्या भेष बदलकर उन्हीं की सेना के साथ उनके सैनिकों के झोले उठा रहा था, उनके सैनिकों के बिस्तर लेकर चल रहा था। किसी को अंदाजा नहीं पड़ा कि टांट्या हमारे बीच में ही शामिल हो गया है। और पूरे समय उनके साथ घूमते घूमते और उसको अवसर देखा कि अब समय आ गया है ठीक से जवाब देने का, तो उनके कंपनी कमांडर को पकड़ लिया एक बार रास्ते में और उसकी नाक काट ली और कहा कि मैं ही हूँ टांट्या, पकड़ेगा मुझे क्या। ऐसे अद्भुत जीवन चरित्र जिन्होंने अपने जीवनों को दांव पर लगाया, अपने जीवन भेंट चढ़ाए मातृभूमि के, ऐसे संपूर्ण जीवन इस देश की मातृभूमि की बलवेदी पर चढ़ाए हुए पुष्प हैं। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पूरा देश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश प्रवेश कर रहा है। हम सब भारतवासी इसको अमृत महोत्सव के रूप में सारे देश में मना रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर पर गली गली में, गांव-गांव में, हर घर में, हर शहर में मातृभूमि की जयकार, भारत माता की जय का गुंजायमान होना चाहिए। और इस हर गुंजायमान के साथ क्रांतिकारियों का स्मरण और चिंतन हर देश के गांव-गांव में चलना चाहिए। इस प्रकार के वातावरण से हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष, हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे लिए जिया है, जिनके जीवन में ये मातृभूमि ही सब कुछ थी, ऐसे जीवन हम समझेंगे, हम पढ़ेंगे, हम सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे इन संस्मरणों के कारण, इनकी चर्चाओं के कारण मन के अंदर देशभक्ति घर करेगी और हमारे अंदर एक ही भाव बढ़ना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। और इसलिए भारत रहता है तो सब रहता है। देश बचेगा तो कौन मिटेगा। ये देश अच्छा रहता है, देश में सब कुछ खुशहाली रहती है, देश अच्छे दिशा में चलता है तो सबका जीवन ठीक चलता है। और देश मिटेगा तो कौन बचेगा। देश पर संकट आया तो संकट सबका संकट है, देश के संकट सब पर प्रभाव डालता है। देश संकट में आया तो सबको संकट मिलेगा। इस प्रकार का एक भाव रखते हुए संपूर्ण समाज देशभक्ति की दिशा में आगे बढ़े, संपूर्ण समाज के अंदर देशभक्ति का ज्वार उठे। हम सब बंधु भगिनी आज के अवसर पर इस प्रकार का चिंतन करते हैं तो इस देश को ठीक दिशा मिलती है। आज के इस अवसर पर हम एक चिंतन और करेंगे। हम सारे शिक्षार्थी बंधु हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं आ रही हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के नए नए आयाम गढ़ते जा रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की व्यावसायिक शिक्षाएं आ रही हैं। इन सारी शिक्षाओं का उद्देश्य एक अच्छा जीवन ही होता है। शिक्षा का उद्देश्य अगर नौकरी और व्यवसाय होता तो क्या अति धनाढ़ लोग, बड़े लोग, राजा महाराजाओं के लोग, उच्च अधिकारियों के लोग, कुलीन लोग, ये सारे लोग पढ़ाई क्यों करते? क्योंकि उनको मालूम था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है, केवल नौकरी करना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छा जीवन खड़ा होना है। अच्छी शिक्षा अच्छा जीवन देती है।
इसलिए हम सबका एक जीवन अच्छा बने, एक अच्छे जीवन की कामना के साथ हम सब लोग शिक्षा अध्ययन करें, हम सब लोग शिक्षा ग्रहण करें और एक अच्छा जीवन इस मातृभूमि के काम आए। अच्छी शिक्षा अच्छे जीवन के लिए, अच्छा जीवन अच्छा देश गढ़ने के लिए लगना चाहिए और इसलिए अच्छे से संस्कारित जीवन अच्छा देश गढ़ने की भूमिका लगनी चाहिए, अच्छे देश गढ़ने में उसकी भूमिका बननी चाहिए। हमारा अच्छा जीवन अच्छे देश के लिए उपयोगी सिद्ध होना चाहिए। इसलिए शिक्षा जीवन के लिए, जीवन देश के लिए। क्यों? क्योंकि जीवन से देश बड़ा होता है। जीवन से देश बड़ा होता है क्योंकि देश को संभालने के लिए, देश को संभालने के लिए हजारों क्रांतिकारियों ने अपने जीवनों की आहुतियाँ दी हैं। इसलिए कहते हैं कि जीवन से देश बड़ा होता है। देश को संभालने के लिए जीवन खपाए जाते हैं, ऐसी भारत की परंपरा रही है। जीवन से देश बड़ा होता है, हम सब मिटते हैं तब देश खड़ा होता है। मिटने का मतलब मरना नहीं है। एक समय था जब मातृभूमि पर बलिदान करने वालों की आवश्यकता थी। एक समय था मातृभूमि की बलिवेदी पर बलिदान करने वालों से पूरे देश के अंदर क्रांति की आग का बिगुल फूंका जाता था। आज ऐसा नहीं है, आज आवश्यकता नहीं है मरने की। आज देश के लिए काकोरी कांड में ट्रेन लूटने की आवश्यकता नहीं है। आज देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। ये देश हमारा है, इस प्रकार का भाव इस देश के संपूर्ण समाज के अंदर स्थापित होना चाहिए। संपूर्ण समाज में ये भाव आना चाहिए कि इस देश में रहने वाली संतति, ये सब हमारे भाई बहन हैं। हमने अपनी भूमि को माँ बोला है तो हम सब आपस में भाई और बहन हुए। इस प्रकार का चिंतन इस पूरे देश में, समाज में स्थापित होना चाहिए। सभी प्रकार के जाति, मत, पंथ, संप्रदायों को, भेद को भूलकर ये मातृभूमि हमारी माँ है, भारत माता की जय बोलकर, सब प्रकार के विभेदों को भूलकर इस मातृभूमि की सेवा के लिए हम सबको लगना चाहिए। देश में कुछ ऐसी विघटनकारी शक्तियाँ भी अपना पांव पसारने का प्रयास कर रही हैं, वो अलग बात है। उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे क्योंकि देश का समाज इतना जागृत है, देश में इस प्रकार की जागरूकता है कि उनके षड्यंत्र कभी सफल होने वाले नहीं हैं। इस प्रकार की विभेदनकारी शक्तियां हैं जो देश को तोड़ने का प्रयास करती हैं, कभी जात के नाम पर, कभी पंथ के नाम पर, कभी भिन्न भिन्न समाज के मुद्दों को लेकर देश को तोड़ने का जो प्रयास करते हैं। ऐसे सारे कुप्रयासों को, सारे षड्यंत्रों को ठीक से हमारा जवाब जाए, ठीक से हमारा प्रतिकार हो, ताकि इस प्रकार की विभेदनकारी शक्तियाँ अपने षड्यंत्रों को भारत के अंदर फैलाने का प्रयास न करें। और इसलिए इन सब प्रकार के भेदों को दूर करके हम सभी के संयुक्त परिश्रम से, सभी के प्रयास से, सभी की अच्छी शिक्षा से, सभी के अच्छे जीवनों से एक अच्छा देश गढ़ना चाहिए। हम सबके माध्यम से भारत का विकास होना चाहिए, भारत का समग्र विकास होना चाहिए। भारत भूमि की चर्चा दुनिया के अंदर होनी चाहिए। भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश अब भारत की ओर देख रहे हैं। दुनिया के देशों को इस प्रकार की आशा है कि भारत आए और हमारा मार्गदर्शन करे, भारत आए हमको सिखाए। उन्होंने सीखा है, कभी विवेकानंद के रूप में, कभी किसी अन्य संत के रूप में भारत ने दुनिया भर को सिखाने का काम किया है। हमने कहा है कि भारत ने सुना है कि भारत विश्वगुरु रहा। विश्वगुरु रहा इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई बहुत बड़े गुरु बन के बैठे थे। भारत दुनिया का मार्गदर्शन हमेशा से करते आया है, इसलिए दुनिया भर को सिखाने का काम हमने किया है। भारत दुनिया को सिखाने के लिए बना है, भारत की नियति है दुनिया को सिखाना, और इसलिए भारत दुनिया भर को सिखाने का काम करे। यहाँ के लोग निकलकर दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में जाएं, उनको सिखाएं और उनको जीना सिखाएं, भारतीय जीवन मूल्य सिखाएं। इस प्रकार का चिंतन भारत के हर व्यक्ति के अंदर चलना चाहिए। हम सभी के संयुक्त परिश्रम से भारत माता फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ हो, फिर से दुनिया के लोग भारत को सोने की चिड़िया बोलें, धन धान से परिपूर्ण भारतवर्ष फिर से खड़ा हो, फिर से हम सब एक होकर इस भारत माता के सिंहासन को ऊंचा करें। दुनिया हमारे बारे में कहेगी, हम अपने बारे में कहेंगे, भारत माता की जय। भारत भूमि युगे युगे विषय पर हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए और भारतीय होने के गर्व को एक बार पुनः पुनर्जीवित करने के लिए विनय जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम की अंतिम बेला में हम राष्ट्रगीत के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला
मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। धन्यवाद।